Hello friends, welcome back to our YouTube channel. This is Shubhang and today we are going to discuss about the previous year question paper for NVS exams. जैसा कि हम सभी को मालूम है NVS एग्ज़ाम्स के जो हैं बहुत नज़दीक आ रहे हैं और 28 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So let's start this tutorial. Hopefully it would be helpful for you. So our first question is, I'll just read the question and then हम ऑप्शन मार्क कर लेंगे कौन सा राइट है एंड देन डिस्कस करेंगे कि अदर ऑप्शंस कैसे हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे और चीज़ स्टडी करने के लिए। साथ ही हम एक एक्सप्लेनेशन भी सब क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ एन एरर in subject verb concord. Identify the erroneous sentence. So you have to find the sentence which has an error related to the subject verb concord. सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित कोई एरर एक सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है. सो प्लीज़ फाइंड आउट दैट. सो होपफुली आफ्टर रीडिंग आप चेक किए होंगे. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना है. फोर्थ ऑप्शन इज़ right option because this sentence is wrong grammatically. So let's discuss how it is wrong. So हम यहाँ पर देख सकते हैं each of the selected students. So whenever यहाँ पर हम जब each और every और any some इस तरह के जब ऑप्शंस हम देखते हैं तो उसके बाद हम उस पूरे सब्जेक्ट को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट टर्म करते हैं, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हम मानकर चलते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए. जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा वर्ब जो है वो हैव है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है ना. इसके अलावा यदि हम बाकी सब सब्जेक्ट्स को देखते, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 माइल्स. 15 माइल्स एक डिस्टेंस है जो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है. नाइदर द कोच नॉर द प्लेयर्स, जहाँ पर आपको नाइदर आइदर इस तरह के शब्द भी मिलते हैं तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर वांट यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है. सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, इस तरह का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं. तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड सिंगुलर वर्ब है. बस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में है. इन दिस वे दिस ऑप्शन इज़ राइट एंड दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग. और भी इसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. ये एक शॉर्ट डिस्कशन है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो वेन एवर वी फाइंड अदर वर्ड्स लाइक सम, एनी, नो बिफोर एनी अदर सब्जेक्ट देन इट इज़ कंसिडर एज सिंगुलर. हम इसको क्या मानकर चलेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. और ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद कोई सिंगुलर वर्ब भी आता है. जैसे हम बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. नो, नो वन, सो नो वन इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट. इस वजह से हमने यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब इज़ को यूज़ किया है. नो वन इज़ हियर. समबडी हैज़ स्टॉलन माई बैग. समबडी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी हैव यूज्ड हियर हैज़. एनी बॉय who is ready to participate. So any boy, here any boy is a singular subject, so after who we have used is verb. So I hope you would understand that what am I trying to say. So इस तरह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि यदि कोई हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हमें उसके जस्ट बाद जो है सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है. होपफुली ये समझ में आया होगा. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे. चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फीचर ऑफ स्पीच. सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ स्पेशली स्पीच पर लागू नहीं होती है. सो आपके ऑप्शंस अलग अलग हैं. द इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ पीपल यूज़ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स इन स्पीच. थर्ड ऑप्शन इज़ दे गेट इमीडिएट फीडबैक. And fourth option is they need not use complete sentence. So please mark the right one. So here right option is first, because this option is wrong in the context of speech. So option 1 is
राइट। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ स्पीच, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द फीचर्स ऑफ स्पीच. So let's proceed on the next page, and there we will find an explanation. Speech. First, speech it refers to oral communication. जब कभी भी हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट एनी राइटिंग, तो उसको हम स्पीच के फॉर्म में समझ सकते हैं. और हम कह सकते हैं कि जब हम किसी ऑडियंस के सामने कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हों, और डिलीवरी ऑफ लेक्चर बिफोर एन ऑडियंस, तो हम इसको स्पीच मानेंगे. अब जब आप इस डेफिनेशन को, इस मीनिंग को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप खुद उसके फीचर्स फाइंड आउट कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स. सो पैरालिंग्विस्टिक जो फीचर है वो स्पीच का एक मेन फीचर है. पैरालिंग्विस्टिक मीन्स होता है जब भी आप स्पीच डिलीवर करते हैं और ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तब आपको बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना पड़ता है. आपके जेस्चर एंड आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके मीनिंग को कन्वे करने में मदद करते हैं. सो इसी को पैरालिंग्विस्टिक फीचर और पैरालिंग्विस्टिक स्टाइल बोलते हैं. एंड द इमीडिएट फीडबैक, ये भी एक स्पीच का बहुत अच्छा फीचर है कि स्पीच के थ्रू हमें फीडबैक तुरंत मिलता है. जो भी ऑडियंस को हम तुरंत जो कुछ बोल रहे हैं उनसे हमें तुरंत फीडबैक मिल पाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको आपकी बात का जवाब तुरंत मिल पाएगा. बट वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म, तब हमें थोड़ा सा समय लगेगा हमारे फीडबैक के लिए. एंड नेक्स्ट फीचर जो कि हमारे ऑप्शन में ही दिया है, नो नीड टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस. ये बात भी है कि हमें कभी भी सेंटेंस को कम्प्लीटली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हों. हमारी बहुत सारी बातों में हमारे एक्सप्रेशन ही हमारे मीनिंग को कन्वे कर पाते हैं. सो हम फिर से अपने ऑप्शंस को देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये रॉन्ग है. इसमें देखिए, पीपल यूज़ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स. स्पीच का एक मेन फीचर होता है कि हम पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं. दे गेट इमीडिएट फीडबैक. ये भी बात है कि स्पीच में हमें तुरंत फीडबैक मिलता है, मीन्स ये भी स्पीच के कंटेक्स्ट में राइट है. दे नीड नॉट यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस. तो ये भी बात ठीक है कि जब भी हम स्पीच को यूज़ करते हैं, सो वी डोंट नीड टू यूज़ द कंप्लीट सेंटेंस. सो होपफुली आपको ये समझ में आएगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फॉलोइंग इज़ एन इनकम्प्लीट पैसेज. डिस्क्राइब योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस. सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड देयर इज़ अ पैसेज. हमको इन मीनिंग्स को, इन ऑप्शंस को है इस पैसेज में भरना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ डेस्टिनेशन, साइट, ब्यूटीफुल एंड पेंटिंग्स. आपको फर्स्ट पैसेज को रीडिंग करना है. कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे. सो आई थिंक यहाँ पर प्लेस भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हो सकता है, बिकॉज प्लेस एंड डेस्टिनेशन बोथ आर द प्लेस वेयर वी वॉन्ट टू गो. In India, I had gone with my family last summer, and Gulmarg is a blank to the eye with a spread of blank flowers against snow-capped mountain as blank. So here the right option is destination, treat, vibrant, and background. So let's understand the meaning of these words, and then they will clear our doubts. So just wait. So destination mean a place where we want to go. So in this way, first blank should be filled with destination, and then I had gone with my family last summer. गुलमर्ग इज़ अ ट्रीट. ट्रीट हम किसी पार्टी या किसी ओकेज़न को बोलते हैं जो हमारे लिए हैप्पी होता है. सो ट्रीट. एंड द वाइब्रेंट इज़ समथिंग दैट मेक्स अस एनर्जेटिक. सो कोई भी चीज़ जो हमें एनर्जेटिक बनाती है उसको हम वाइब्रेंट बोल सकते हैं. सो द फ्लावर्स आर वाइब्रेंट एंड snow-capped mountain as working as background something that is behind you. So in this way the fourth option is right. Let's proceed on next question.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द 4 सेंटेंस, ये जो भी 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, विच वन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। सो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को, संभावना को, पॉसिबिलिटी को बताता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आई हैवंट फिनिश द मैथ्स प्रॉब्लम ट्राइंग आस्किंग नवीन ही माइट हैव completed it. Next option, I left my red color bag here just 10 minutes ago. You must have seen it. Third option is, you should have paid the electricity bill 2 days ago. And the fourth option is, I don't know what to do. You could ask your colleagues for advice. So here, option 2 is right. Why option 2 is right? Because we have to study here. We find here a modal verb must, and must is specially used for a likeness or something that is most probable. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताई जाती है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, तो वहाँ पर हम मस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा ही होगा, या आपने आपको देखना चाहिए, या आपने मेरा जो बैग है खो गया, आपने उसको देखा हो। चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे तो और भी क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर हमने कुछ मॉडल वर्ब्स जो हमारे ऑप्शंस में आए हैं उनको ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट जो मॉडल वर्ब है माइट को जनरली हम किसी पॉसिबिलिटी और को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई थॉट इट माइट रेन यस्टरडे। तो ये पास्ट को शो करता है और हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि हो सकता है कल पानी गिर सकता था। एंड द सेकेंड थिंग, could is past form of can and it is used to show possibility or to show capacity in past. As we know that can को हम कैपेसिटी एंड मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुड को हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज 15 आई कुड रन 5 किलोमीटर एट अ टाइम। सो यहाँ पर हम अपनी फिजिकल कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। एंड इन सेकेंड सेंटेंस, शी कुड अराइव एनी टाइम नाउ, वो किसी भी वक्त आ सकती है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है दैट इज़ शुड। सो टू शो समथिंग लाइकली और एक्सपेक्टेड थिंग और आइडिया। तो आपको शुड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, या हम जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा करे तो हम वहाँ पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। लाइक यू शुड टेक बैथ डेली, तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर शुड को, जब भी आप कोई एडवाइस एंड सजेशन देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम शुड को यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मस्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मस्ट इज़ यूज टू शो लाइकली एंड एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबल और मैंडेटरी थिंग्स। कोई भी चीज़ जब आप कोई बात को सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपका सजेशन या आपकी बात जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, तो आप वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से दौड़ रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, यू आर श्योर दैट ही मस्ट बी टायर्ड, वो टायर्ड होगा। आपको इतना श्योरिटी यहाँ पर है। तो जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो कोई बात, तो आप वहाँ पर मस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ fill in the blanks with the right option. My Korean teacher advised me that I need to put a lot more blank if I really want to improve my Korean. So here are some options, and options are efforts, second energy, third efficiency, and fourth is experiments. So here right option is effort. Let's understand the meaning of these words. So answer A is right, effort is right. Now effort means physical or mental activity, or our effort we can say our try, attempt. So फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी। एनर्जी जस्ट हम किसी भी वर्क को करने के लिए जो एबिलिटीज़ होती हैं, या कहना चाहिए एनर्जी जो है एक तरह से हमारे वर्क को करने की कैपेसिटी होती है। एंड इफ़िशियंसी आप
प्रॉपर दिए गए टाइम में कम से कम समय में उस काम को करने की जो आपकी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको एफिशिएंसी या एफिशिएंट बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ये एक तरह का टेस्ट होता है या एक तरह का तरीका होता है जिससे हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी लर्निंग को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर एफर्ट इज़ मोस्ट appropriate word according to the sentence. Mr. Korean teacher advised me that I need to put a lot more effort. Okay, more energy? No, more effort. So effort would be right. So hopefully ये 5 questions हैं, आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू आप सभी का, जो आप सभी ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। यदि आपको ये लेक्चर, ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।